हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स से, है ना। इमर्जिंग ट्रेंड्स, अब किस चीज़ के इमर्जिंग? ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस। तो एडगर डिस्ट्रा ने कहा है कि कंप्यूटर साइंस इज़ नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स देन एस्ट्रोनॉमी इज़ अबाउट टेलीस्कोप। कंप्यूटर साइंस अब सिर्फ कंप्यूटर्स का नहीं रहा, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो सिर्फ टेलीस्कोप्स की नहीं है। कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। कंप्यूटर्स कुछ टाइम से है, नई टेक्नोलॉजीज और इनिशिएटिव्स इमर्ज हो रहे हैं विद ईच पासिंग डे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड हैव अ बेटर व्यू ऑफ डेवलपमेंट अराउंड अस, वी मस्ट कीप एन आई ऑन इमर्जिंग ट्रेंड। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस करा जाता है ऑलमोस्ट एवरी डे। कुछ जो हैं, सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फेड अवे ओवर टाइम। कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो सक्सीड नहीं कर पाती और वक्त के साथ विलुप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो प्रॉस्पर करती हैं और परसिस्ट रहती हैं ओवर टाइम, गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूज़र्स। अब जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो कि विच गेन इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो कि पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं अमंग यूज़र्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डिजिटल इकोनॉमी एंड इंट्रैक्शन इन डिजिटल सोसाइटी। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, बिग डेटा के बारे में जानेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे और ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप्स इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टू टेक द फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा सच एज ट्रैफिक कंजेशन? आप लोगों ने अपने फ़ोन में गूगल मैप तो यूज़ किया ही होगा। जब हम गूगल मैप को यूज़ करते हैं तो वो हमें रास्ता बताता है, रास्ते के साथ साथ वो हमें ये भी बताता है कि इस रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक है या इस रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे होता है? हम अपलोड करते हैं फ़ोटोज़ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, है ना। हम अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं, तो जब हम अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं तो वो उनकी साइट पे भी अपीयर होने लगता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंस है, जैसे कि सीरी आपने यूज़ करा होगा, गूगल नाउ, कॉर्टेना, एलेक्सा, एलेक्सा तो सुना ही होगा, ये सारे पावर्ड होते हैं बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडेवियर्स टू सिम्युलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग इनटू मशीन्स। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने इंटेलिजेंस से काम करते हैं, वैसे ही जब मशीन्स इंटेलिजेंटली काम करने लगती हैं तब हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट मशीन जो है वो माना जाता है कि इज सपोज टू इमिटेट सम ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन। इंटेलिजेंट मशीन्स जो हैं ह्यूमंस के कॉग्निटिव फंक्शंस को रेप्लिका करती हैं, जैसे कि लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, दे आर प्रोग्राम टू क्रिएट अ नॉलेज बेस एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट। अब क्या है कि हर जगह ह्यूमन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो क्यों ना कि मशीन्स को ही हम इतना इंटेलिजेंट बना दें कि वो अपने आप ही सारे काम करने लगे। इस बेसिस पर हमारे एआई सिस्टम आया। एआई सिस्टम जो है वो लर्न करता है फ्रॉम अपने पास एक्सपीरियंस और आउटकम से, और उसके आधार पर वो नए डिसीजंस बनाता है। अब नॉलेज बेस, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है नॉलेज बेस। क्या होता है नॉलेज बेस? अ नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, assumptions एंड रूल्स विच एन एआई सिस्टम कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। नॉलेज बेस वो स्टोरेज होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं। आप बोलते हैं ना, कभी भी किसी स्टूडेंट्स को देख के बोलते हैं कि यार इसका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग है। किस आधार पे बोलते हैं? कि उसको ज़्यादा चीज़ें पता हैं, उसकी नॉलेज बहुत ब्रॉड है, यानी कि कुछ एजम्पशंस, फैक्ट्स और रूल्स वो जानता है ना। हम इन जनरल बोल रहे हैं कि अगर किसी को नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग है, उसने बहुत पढ़ाई करी होगी, बहुत याद किया होगा, है ना, उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा होगा एजुकेशन से,
तो उस बेस पर उसका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नॉलेज बेस एक स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर साइंस में, जो कंसिस्ट करता है फैक्ट्स, एजम्पशंस एंड रूल्स विच एन एआई सिस्टम कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक सब सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मशीन लर्निंग्स क्या है? ये सब सिस्टम है एआई का, जहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं, इन कंप्यूटर्स के अंदर एबिलिटी होती है कि ये लर्न करें फ्रॉम डेटा। और कैसे लर्न करेंगे? यूज़ करें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम बाय अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्टैटिस्टिक टेक्निक से ये डेटा को लर्न करते हैं और इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये कंप्राइज करता है एल्गोरिदम दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड कैन मेक प्रिडिक्शंस। ये जो एल्गोरिदम होते हैं, इनको हम मॉडल्स कहते हैं, एंड आर फर्स्ट ट्रेन एंड टेस्टेड यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा and testing data respectively. After successive trainings, once these models are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data. अब जैसे ही एल्गोरिदम, जिन्हें हम मॉडल कहते हैं, ये पहले ट्रेन होती हैं, फिर टेस्टेड होती हैं यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। जैसे ही सक्सेसिव ट्रेनिंग हो जाती है, तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये रिजल्ट देने लगते हैं टू एन एक्सेप्टेड लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ये यूज़ होते हैं टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। ये प्रिडिक्ट करने लगते हैं। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली गई, तो जो नई इन्फॉर्मेशन है वो इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? काफ़ी लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो जो प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प अस टू सजेस्ट द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस while typing keywords and the spell checking features are example of natural language processing. आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई सेंटेंस टाइप करते हैं तो आपके मैसेज में उसके आगे का सेंटेंस बताने लगता है कि द, इज, इफ, बट या कोई भी ऐसा कि इसके बाद आप ये लिखेंगे। अगर आर्टिफिशियल लिखेंगे तो उसके आगे आ जाएगा इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर्स होता है सर्च इंजन का, ये सजेस्ट करता है आपको नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। जब भी आप कोई कीवर्ड या स्पेल चेकिंग फीचर्स लगाते हैं उसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ये डील करता है विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, है ना। ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करता है, यूज़ करता है ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तो उसके आगे की चीज़ें आने लगती है। इन फैक्ट इट इज़ possible to search the web or operate or control our device using our voice. Even अब तो ये भी possible है कि आप अपनी voice को use करके अपनी device को control कर सकें। ये सब कुछ जो है वो possible हो पाया है NLP की वजह से, that is natural language processing. NLP सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। Machine translation. Machine translation is a rapidly emerging field where machines are already able to translate text from one language to another with fair amount of correctness. अब machine translation क्या होता है? Machine translation is a rapidly emerging field. ये एक rapidly emerging field है जहाँ पे जो machines हैं वो translate करती हैं text को एक language से दूसरे language में with fair amount of correctness. तो टेक्स्ट को आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, कई बार हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मशीन ट्रांसलेशन जो होती है ये भी एक प्रॉपर इमर्जिंग फील्ड है जो कि मशीन्स को एबल बनाती है कि वो ट्रांसलेट कर सके टेक्स्ट को। अनदर इमर्जिंग एप्लीकेशन एरिया इज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, जहाँ पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो इंटरेक्ट करता है कस्टमर्स के साथ टू सर्व देयर क्वेरीज और कंप्लेंट्स। इमर्सिव एक्सपीरियंस की बात करें विद द 3 डायमेंशनल वीडियोग्राफी, द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स हैज़ रीच्ड अ न्यू लेवल। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है?
है ना, यानी कि 3D वीडियोग्राफी जो हम मूवीज़ देखते हैं थिएटर्स में, अभी हम 3D में देखते हैं, कुछ लोग 7D में देखते हैं, कुछ शोज़ होते हैं जो हम 11D में देखते हैं। तो जो वीडियो गेम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं टू प्रोवाइड इमर्सिव एक्सपीरियंस टू द प्लेयर्स। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो अलाउ कर रहे हैं हमें टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिम्युलेटिंग अवर सेंसेस। It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. अब क्या है, जो वीडियो गेम्स हैं वो ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम विजुअलाइज कर सकें, जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें दिख रही हैं, फील हो रही हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने सेंसेस से। तो ये एनहांस करता है हमारा इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ होता है इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कि ड्राइविंग सिम्युलेटर्स, फ्लाइट सिम्युलेटर एंड सो ऑन। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो अचीव हो सकता है यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो देखिए, ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, अब ये ड्राइव कर रहे हैं, लग रहा है ये खुद ड्राइव कर रहे हैं। देखिए ये ड्राइव नहीं कर रहे, इट इज़ एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। इन्हें फील हो रहा है कि ये ड्राइव कर रहे हैं अपने सेंसेस से, है ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्हें रियलिस्टिक लग रहा है, मोर एंगेजिंग लग रहा है ना। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन अवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस। अब आपको जो भी दिख रहा है ना, सपोज करो कि आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, आपने अपनी आंखों से देखा, आपके सेंसेस में गया कि यार ये वाली कार है, ये कार का कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ये आपके सेंसेस वर्क कर रहे हैं। तो इससे आइडिया निकल कर आया कि वी कैन प्रेजेंट अवर सेंसेस विद मेड अप और नॉन रियल इन्फॉर्मेशन, कि हम अपने सेंसेस को किसी आर्टिफिशियल चीज़ में भी लगा सकें। अवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी वुड ऑल्सो ऑल्टर इन रिस्पॉन्स टू दैट। तो जो हमारा परसेप्शन होगा रियलिटी का, सपोज करो आप इंडिया में हैं, आपको स्टैनफोर्ड में पढ़ना है, तो आपने अपने जो VR है उसके अंदर स्टैनफोर्ड का वो लगाया, तो आपको ये फील होगा कि आप वहाँ पर हैं। तो जो आपके सेंसेस होंगे वो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन है जो सिम्युलेट करता है रियल वर्ल्ड को। वो ऐसा लगता है कि जैसे आप रियल वर्ल्ड में ही हैं। जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है विद एंड इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स। जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है विद एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट बाय गेटिंग इमर्ज इन इट व्हाइल इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड अदर एक्शंस ऑफ द यूज़र। एट प्रेजेंट इट इज़ अचीव विद द हेल्प ऑफ VR हेडसेट्स। अभी तो ये जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं आपको इसमें फ़ोटो में दिख रहे हैं, इसकी हेल्प से ये अचीव हो सकता है, ठीक है। तो द यूज़र कैन वर्चुअल रियलिटी इज़ बेसिकली अ 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिम्युलेट्स द रियल वर्ल्ड। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर दैट एनवायरनमेंट बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट while interacting with objects and other action of the user. At present, it is achieved with the help of VR headsets. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other. अब VR को ज़्यादा realistic बनाने के लिए promote करता है और भी sensory information, जैसे कि sound, smell, motion, temperature, etc. It is a comparatively new field and has found its application in gaming. अभी तो ये नई फील्ड है, इसका एप्लीकेशन गेमिंग में ही है, लेकिन गेमिंग में भी है, मिलिट्री ट्रेनिंग में है, मेडिकल प्रोसीजर्स में है, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग और अदर एरियाज जहाँ पे सिमुलेशन इज़ नीडेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी। जो सुपर इम्पोजिशन होता है कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन का ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। ये ऐड करता है कंपोनेंट ऑफ digital world to the physical world along with the associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. Augmented reality क्या होता है? Superimposition computer generated perceptual information का over the existing physical surrounding.
जो सुपर इम्पोजिशन होता है कंप्यूटर, ऑगमेंटेड का मतलब होता है जो सुपर इम्पोजिशन है एक के ऊपर दूसरा ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्शुअल इंफॉर्मेशन, कोई भी कंप्यूटर से जनरेटेड इंफॉर्मेशन है ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, ये एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग में कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड जो इंफॉर्मेशन है अगर वो सुपर इम्पोज हो रही है उसके ऊपर तो उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। इट एड्स कंपोनेंट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, ये कंपोनेंट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड को ऐड कर देती है फिजिकल वर्ल्ड में along with the associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive, जिससे कि environment को interactive बनाता है और digitally manipulable बनाता है। यूजर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेसेस विद रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन। तो ये ऐड करता है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड टू फिजिकल वर्ल्ड अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड टेक्टाइल एंड अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स, thereby making the environment interactive and digitally manipulable। यूजर्स जो है वो एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विद रेफरेंस टू देयर current location, they can get information about places and choose on the basis of user review। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्लेसेस के बारे में, चूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स रिव्यू विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड AR ऐप। ट्रैवलर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस जस्ट बाय पॉइंटिंग देयर कैमरा व्यू फाइंडर टू सब्जेक्ट एज डिपिक्टेड, है ना। देखिए आपको लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से मिल जाएगा। जैसे लोकेशन बेस्ड AR ऐप्स होते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस जस्ट बाय पॉइंटिंग द कैमरा, है ना। तो कैमरा लगा के आप किसी भी इमारत को देख के बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, किसने बनवाई थी वगैरह, है ना। अनलाइक वर्चुअल रियलिटी जो ऑगमेंटेड रियलिटी है डज नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, यहाँ पे कोई चीज़ नई क्रिएट नहीं होती, इट जस्ट ऑल्टर्स और ऑगमेंट द परसेप्शन ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल वर्ल्ड थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं करते जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जगह के बारे में पता चल जाती है। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड को कनेक्ट कर देते हैं फिजिकल वर्ल्ड से, जैसे कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में आप ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से पता कर सकते हैं कि ये क्या है ना। नेक्स्ट हमारा आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इज an interdisciplinary branch of technology requiring applications of mechanical engineering, electronics and computer science among others. Robotics is primarily concerned with the design, fabrication, operation and application of robots. Robotics क्या है? ये एक interdisciplinary branch है of technology, require करता है application in mechanical engineering, रोबोटिक्स के एग्जाम्पल बहुत सारी जगह जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। रोबोटिक्स जो है ये प्राइमरली कंसर्न करता है विद द डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की। तो रोबोट जो है इज़ बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। रोबोट एक ऐसी मशीन होती है, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, अभी आई है रोबोट के ऊपर मूवी तेरी बातों ने ऐसा जादू किया, जो है किसकी है वो, शाहिद कपूर और कृति सेनन की मूवी आई है जिसमें कृति सेनन ने रोबोट की एक्टिंग करी है। तो रोबोट एक बेसिकली मशीन होती है जो कि कैरी आउट करती है बहुत सारे टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अनलाइक अदर मशीन्स, रोबोट जो है वो प्रोग्रामेबल होता है बाय कंप्यूटर, विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। रोबोट्स जो हैं वो इनिशियली कंसेप्शलाइज होते हैं फॉर डूइंग रिपीटेटिव
इंडस्ट्रियल टास्क, रोबोट्स जो हैं उनको रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क दिए जाते हैं जो कि बोरिंग और स्ट्रेसफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो जो सेंसर्स होते हैं आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ अ रोबोट। सेंसर्स जो होते हैं ये प्राइम कंपोनेंट होते हैं रोबोट के। रोबोट जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, व्हील्ड रोबोट, लेग्ड रोबोट, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स। रोबोट्स जो होते हैं वो रिसेंबल करते हैं ह्यूमंस को, उनको हम ह्यूमनॉइड्स कहते हैं। जैसे कि कृति सेनन बनी है तेरी बातों ने ऐसे जादू किया, जो नई मूवी आई है उसमें। अब रोबोट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल साइंस में, बायोनिक्स में, साइंटिफिक रिसर्च में, मिलिट्री में। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि नासा का जो मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है, MER मिशन है, वो एक रोबोटिक स्पेस मिशन है जो कि स्टडी करेगा प्लैनेट मार्स को। अब एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। दूसरा सोफिया, ये एक ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन जैसे दिखने वाला रोबोट, ड्रोन। तो सोफिया एक ह्यूमनॉइड है जो यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन और इमिटेट करती है ह्यूमन गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस को। आपको सोफिया दिख रही होगी। अब ड्रोन क्या होता है? ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है जो कि रिमोटली कंट्रोल होता है, फ्लाई करता है ऑटोनॉमसली थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट plans in their embedded system, working in conjunction with onboard sensors and GPS. They are being used. अब ड्रोन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है जो इसे हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, ये खुद से फ्लाई करता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है इसके सिस्टम में, ये वर्क करता है इन कंजक्शन विद सेंसर्स, इसके अंदर सेंसर्स और GPS होते हैं जिसके हेल्प से ये वर्क करता है। ये यूज़ होता है बहुत सारी फील्ड में, जैसे कि जर्नलिज्म में, इवन अब तो शादियों में भी यूज़ हो रहा है, फिल्मिंग में यूज़ होता है, एरियल फोटोग्राफी, शिपिंग, डिलीवरी एट शॉर्ट डिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, हेल्थ केयर, जोग्राफिक मैपिंग एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शन, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और पोचिंग, बिसाइड्स लॉ इन्फॉर्मेशन एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं बिग डेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिग डेटा विथ टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड into almost every sphere of our lives, data is being produced at a colossal rate. जैसे टेक्नोलॉजी हर स्फीयर में लाइफ्स के घुस चुकी है, वैसे ही डेटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बहुत तेज़ी से, है ना। टुडे देयर आर ओवर बिलियन इंटरनेट यूजर्स, इंडिया में ही इतने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वेब ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। आज हर एक आदमी के पास में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है इजीली। तो अराउंड 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो हर रोज़ क्रिएट होता है, और जो पेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है विद कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इवॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे जो डेटा का यूज़ है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। 60 सेकेंड्स में बहुत सारा डेटा जनरेट हो जाता है, यानी कि 1.8 मिलियन स्नैप्स क्रिएट हो जाते हैं, 1,04,300 स्काइप कॉल्स हो जाती हैं, 2,93,000 स्टेटस अपडेट हो जाते हैं, 44 मिलियन मैसेज सेंड हो जाते हैं व्हाट्सएप पर, 5 लाख न्यू ट्वीट्स हो जाते हैं, 15,000 GIF सेंड हो जाते हैं विया मैसेंजर, 120 प्लस न्यू लिंक्डइन अकाउंट्स खुल जाते हैं, ठीक है, 3,42,000 ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं, 70,000 17 आवर्स वॉच नेटफ्लिक्स का हो जाता है ना, 1 मिनट के अंदर, यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर। विकीपीडिया पे 5 लाख पेज व्यू हो जाते हैं, 2.78 मिलियन वीडियोस व्यू हो जाते हैं यूट्यूब पे, 46,000 पोस्ट अपलोड हो जाती हैं इंस्टाग्राम पे, 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज आ जाती हैं, 204 मिलियन ईमेल सेंड हो जाते हैं। इतना कुछ हो जाता है 1 मिनट के अंदर। कैन यू इमेजिन दैट? तो ये जो रिज़ल्ट है अब क्या है, जैसे जैसे हम लोगों का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूसेज बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से डेटा का क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये रिजल्ट करता है जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इससे जनरेट होता है डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम। अब ये जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं इससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का डेटा सेट
जो है वो जनरेट होता है। अब ये जो डेटा सेट ये सब जनरेट हुआ है, इसको हम कहते हैं बिग डेटा। Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tools. इस तरीके की डेटा को आप प्रोसेस और एनालाइज नहीं कर सकते पुराने डेटा प्रोसेसिंग टूल से, एज द डेटा इज नॉट ओनली वॉल्यूमनस बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड, लाइक अवर पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट, फोटोग्राफ दैट वी शेयर थ्रू वेरियस साइट्स, हमारे ट्वीट से, ब्लॉग आर्टिकल से, न्यूज़ आइटम से, ओपिनियन पोल से, एंड देयर कमेंट्स, ऑडियो, वीडियो चैट्स एक्सेट्रा. Big data not only represent voluminous data, it also involves various challenges. ये सिर्फ और सिर्फ voluminous data represent नहीं करता, ये involve करता है बहुत सारे challenges, जैसे कि integration, storage, analysis, searching, processing, transfer, querying and visualization of such data. जो big data है sometime holds rich information and knowledge which is of high business value, and therefore there is a keen effort in developing software and methods to process and analyze big data. अब big data जो है, अब क्या है कि बहुत सारे challenges हैं इसमें। एक तो डेटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे चैलेंजेस जैसे कि इंटीग्रेशन कैसे करें, स्टोरेज कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, सर्च कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें, ट्रांसफ़र, क्वेरिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटास. Big data sometimes hold rich information and knowledge which is of high business value, and therefore there is a keen effort in developing software and methods to process and analyze big data. जो big data है वो sometime hold करता है rich information और knowledge जो कि हाई बिजनेस वैल्यू की होती है, और therefore ये की इम्पॉर्टेंट एफर्ट है इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर and methods to process and analyze big data. अब characteristics of big data. जो big data है ये exhibit करते हैं following 5 characteristics जो इसको अलग बनाता है ट्रेडिशनल डेटा से. अब जैसे क्या होता है कि हम लोग आए दिन हमने ये देखा ना कि सोर्सेज क्या हैं बिग डेटा के, बहुत सारे कॉल्स, स्काइप, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, लिंक्डइन, है ना, ऐप स्टोर, नेटफ्लिक्स, विकीपीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, ईमेल्स, जीमेल और स्नैप्स. ये सारा क्या है, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का वॉल्यूमिनस डेटा क्रिएट करता है. तो ये क्वेश्चन है, हाउ आर योर डिजिटल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू जनरेशन ऑफ बिग डेटा. इनसे बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस डेटा क्रिएट होता है जिसको हम बिग डेटा कहते हैं. अब बिग डेटा की कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरेसिटी, वैरायटी एंड वैल्यू, यानी कि 5V. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? यू कैन से 5V. पहला होता है वॉल्यूम. द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा इज इनॉर्मस साइज. सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका साइज बहुत बड़ा है. If a particular data set is of such large size that it is difficult to process it with traditional DBMS tools, it can be termed as big data. अगर कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट इतने लार्ज साइज का है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको प्रोसेस करना विथ ट्रेडिशनल DBMS टूल्स, है ना. इसको हम बिग डेटा कहते हैं. वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है कि रेट एट विच डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर. किस रेट से डेटा जनरेट हो रहा है. जब 60 सेकंड्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं किस भयंकर रेट से हमारा डेटा जनरेट हो रहा है ना, और उसको स्टोर करा जा रहा है. तो ये होती है वेलोसिटी. बिग डेटा जो है ये एक्सपोनेंशियली हायर रेट से जनरेट होता है देन ट्रेडिशनल डेटा सेट्स. तीसरा है वैरायटी. इट असर्ट्स दैट अ डेटा सेट हैज़ वेरीड डेटा. डेटा बहुत सारा होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. एग्जांपल टेक्स्ट, ठीक है, इमेजेस, वीडियोस, वेब पेज, ये सब वैरायटी ऑफ डेटा. फिर आता है वेरासिटी. बिग डेटा कैन बी समटाइम इनकन्सिस्टेंट, बायस, नॉइजी एंड देयर कैन बी एबनॉर्मेलिटी इन द डेटा और इश्यूज विद द डेटा कलेक्शन मेथड. ठीक है, बिग डेटा जो है वो कई बार इनकॉन्सिस्टेंट होता है, बायस्ड होता है, नॉइजी होता है और कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है इन डेटा और इश्यूज विद द डेटा कलेक्शन मेथड्स. अब वेरासिटी जो है ये रेफर करती है टू द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग
Such incorrect data can give wrong results or mislead द इंटरप्रिटेशन. अब वेरिसिटी जो है ये रेफर करती है ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा. अगर हमने कोई इनकरेक्ट डाटा प्रोसेस करा है ना, या कोई इनकन्सिस्टेंसी हो गई, कुछ नॉइज़ या नॉर्मलिटी आ गई, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो गलत आएंगे. तो वेरासिटी जो है ये रेफर करती है ट्रस्टवर्दीनेस कि आपका जो डेटा है वो सही होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू. Big data is not only just a big pile of data, but also processed to have hidden patterns and useful knowledge which can be of high business value. But as there is cost of investment of resources in processing big data, we should make a preliminary inquiry to see the potential of the big data in terms of value discovery, or else our efforts could be in vain. Big data जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा ही नहीं है, बट ये पजेस करता है हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज जो कि हाई बिजनेस वैल्यू परसीव करती है. बट एज दिस इज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोसेसिंग द बिग डाटा, हमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ती है टू सी द पोटेंशियल ऑफ बिग डेटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिस्कवरी, और एल्स हमारे जो एफर्ट्स हैं वो गड्ढे में चले जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स in order to draw conclusion about the information they contain with the aid of specialized systems and software. डेटा एनालिटिक्स क्या है? ये प्रोसेस है कि हम डेटा को कैसे एग्जामाइन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंफॉर्मेशन. हम डेटा सेट्स को कैसे एनालाइज करते हैं और उससे क्या कंक्लूड करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कंटेन कर रही है. विद द एड ऑफ स्पेशलाइज सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो जो डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी और टेक्निक है ये पॉपुलर हो रही है डे बाय डे. ये यूज़ होती हैं कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस. In the field of science and technology, it can be used for researchers to verify or disprove scientific models, theories and hypotheses. Data analytic technology जो है और techniques जो हैं ये popular हो रही हैं दिन भर दिन. ये यूज़ होती हैं इन commercial industries में यूज़ हो रही हैं, इनेबल कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकें. इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये यूज़फुल है इन रिसर्च ऑफ रिसर्चर्स. ये साइंस में यूज़ हो रही हैं, यूज़फुल हो रही हैं फॉर रिसर्चर्स टू वेरीफाई और डिसप्रूव साइंटिफिक मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस. पांडास इन अ लाइब्रेरी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन. पांडास क्या, ये लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की. पाइथन जो है वो यूज़ होता है एज अ टूल टू मेक डाटा एनालिसिस मच सिंपलर. तो पाइथन जो है वो एक टूल की तरह यूज़ हो रहा है जो कि डाटा एनालिसिस को ज़्यादा सिंपलर बना सकता है. अब हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की. जो कंप्यूटर नेटवर्क है दैट वी कॉमनली यूज़ इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज़, ये नेटवर्क है कंप्यूटर्स का. जैसे कि नेटवर्क कंसिस्ट करता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, पोर्टेबल डिवाइस लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा, कनेक्ट थ्रू वायर एंड वायरलेस. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन दीज डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट और लैन. नाउ इमेजिन व्हाट इफ आवर बल्ब्स, फैंस एंड रेफ्रिजरेटर्स ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क. हम कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस से यूजिंग इंटरनेट और लैन. नाउ इमेजिन करिए अगर हमारे बल्ब, हमारे फ़ैन, हमारे जो रेफ्रिजरेटर है और भी घर का जो सामान है वो भी इन डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाए यूजिंग इंटरनेट, तो क्या होगा? ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, है ना? और क्या कम्युनिकेट करेंगे कि भी नहीं करेंगे? तो think about the advantages and tasks that can be accomplished if all these devices with smart connectivity features are able to communicate among themselves, and we are also able to communicate with them with using computers or smartphone. ठीक है, तो इन सारे एडवांटेजेस के बारे में सोचिए और टास्क
जो एकम्प्लिश करे जा सकते हैं अगर जितनी भी डिवाइस हैं उन्हें हम कनेक्ट करें स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर से, जिससे कि हम उन्हें कनेक्ट कर पाएँ एक दूसरे से और कम्युनिकेट कर पाएँ वो डिवाइसेस हमारे स्मार्टफोन से। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग है वो एक ऐसा नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है जो एम्बेडेड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टू कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। एट प्रेजेंट इन अ टिपिकल हाउस होल्ड बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर एडवांस हार्डवेयर, ज़्यादातर जो भी हाउस होल्ड्स हैं उनके अंदर एडवांस हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर्स और सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं। ये जो डिवाइस होती हैं वो यूज़ होती हैं इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होती हैं, विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शन। इनको ऑपरेशनल डायरेक्शन और डेटा इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, इन सबको एक साथ लाता है, tends to bring together these devices to work in collaboration as assist each other in creating an intelligent network of things। जैसे कि एक माइक्रोवेव ओवन, एक एयर कंडीशनर, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा और भी डिवाइसेस जो होती हैं वो इनेबल करती हैं टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। वी कैन एक्सेस एंड रिमोटली कंट्रोल दैम ऑन द गो यूजिंग अवर स्मार्टफोन्स। अब बात करते हैं वेब ऑफ थिंग्स की। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज अस टू इंटरेक्ट विथ different devices through internet with help of smart computers।